गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। तो क्या था, होमवर्क क्या था? 126 126। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। रुपेश, वैभव, प्रिंस, कार्तिकेय, वृषांक, आई थिंक, और डी, अप्रितम, और ऋषभ, भौमिक, वैभव, प्रीति, और वेरी गुड इवनिंग। चलिए चलिए, अभी सबके नाम नहीं ले पाऊंगा मैं। तो होमवर्क किया क्या आप लोगों ने? कैसा रहा? मजा आया? O2 और S2? हम्म। पहले बताओ, अच्छी तरह से होमवर्क किया क्या? हो गया? मजा आया नहीं आया करके लगाना कुछ अच्छा वाले क्वेश्चंस। अभी डिस्कस करेंगे, देखो। हुआ नहीं हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं एक्सप्लेन करूं, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन में आपको आइडिया ही नहीं है, थोड़ी देर अगर तक आपने अगर उसको नहीं किया, तो मैं जब समझाऊंगा ना तब भी समझ में नहीं आएगा। उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, उन्हीं को समझ में आएगा, है ना। वेरी गुड प्रकाश। प्रकाश कह रहा है कि सर मैंने मोल कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म को 5 पेजेस में समराइज कर दिया। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। हम्म। कोई पहले नहीं आया था सर, अब सब आ गया, बिल्कुल बढ़िया। देखो, आएगा, सब समझ में आएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, फाइट करते रहोगे ना, होमवर्क करते रहोगे, तो सब समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो 126 पहले O2 से स्टार्ट करते हैं। और इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ये बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस में से इनको सेलेक्ट किया गया है। तो इसको, ये जो क्वेश्चन जो आपको मैं देता हूं, ये मान के चलो कि इससे आप बहुत कुछ सीखते हो। केवल क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, उस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ आपको समझ में आता है। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2। 1 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1, O2 का डिस्कस कर रहा हूं। 2A कन्वर्टिंग इंटू 3B प्लस 2C। इनिशियली अंदर और बाहर का लेवल जो है वो सेम है। देर इज एस शोन इन डायग्राम, इनिशियली मैनोमीटर शोज नो डिफरेंस इन मर्करी लेवल। मतलब अंदर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर ही है, क्योंकि बाहर का 1 तो अंदर का भी 1। फिर क्या कहा जा रहा है कि ए का प्रेशर मान लो x से कम होता है, तो ये 3x/2 और ये x। और ए का प्रेशर कितना रह गया? 0.8। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2। 0.8 रह गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2। तो x की वैल्यू 0.2, तो ये 0.3 और ये कितना? 0.2। तो अब टोटल प्रेशर कितना हो गया अंदर का? अब अंदर का टोटल प्रेशर कितना हो गया? 0.8 प्लस 0.3 प्लस 0.2। टोटल प्रेशर हो गया जी 1.3 एटमॉस्फेयर। अंदर और बाहर का प्रेशर का डिफरेंस कितना हो गया? 0.3। अच्छा, ये तो पहले भी हो चुके हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब याद आ रहा है, पहले भी हो चुके थे। तो चलो कोई बात नहीं, अब इसको तो कंप्लीट कर लें। तो अंदर का टोटल प्रेशर हो गया 1.3। प्रेशर टोटल पहले 1 था, अब हो गया 1.3। तो बढ़ कितना गया? 0.3 से बढ़ गया। तो मर्करी का डिफरेंस कितना होगा? मर्करी का डिफरेंस कितना होगा? 0.3 इंटू 76 सेंटीमीटर का, क्योंकि अंदर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस इतना है, तो इतना डिफरेंस होगा।
थर्ड में बी क्यों नहीं होगा? आंसर निकालो बेटा, थर्ड के बी में प्रेशर कितना आ रहा है? वॉल ओपन करने के बाद प्रेशर कितना आ रहा है वो निकालो, मॉल्स को बैलेंस करके आ जाएगा। राजवीर करके देखो, हो जाएगा। टेम्परेचर सेम नहीं है, एक तरफ 300 है, दूसरी तरफ 400 केल्विन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। 4 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ए का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है बी के मॉलिक्यूलर मास से, तो लाइटर कौन है? बी। कौन ज्यादा इफ्यूज होगी? बी ज्यादा इफ्यूज होगी। और इक्विमोलर मिक्सचर है, दोनों के इक्वल मोल्स है, जो लाइटर गैस है वो ज्यादा इफ्यूज होगी, तो बी कम्स आउट एट ए फास्टर रेट। आगरा ऑप्शन करेक्ट है। बी कम्स आउट एट ए फास्टर रेट, आगरा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे जैसे बी इफ्यूज होगा, यानी बी का प्रेशर ज्यादा स्पीड से डिक्रीज करेगा, ए का प्रेशर उतनी स्पीड से डिक्रीज नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे दोनों की जो रेट ऑफ इफ्यूजन का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली समझाता हूं, शायद आपको समझ में आए। रेट वर्सेस टाइम, एक्चुअली याद करो थोड़ा, मैंने लास्ट टाइम आपको वो वेरिएशन वाला कर्व बताया था। जब रेट ऑफ इफ्यूजन वेरी कर रही है, जब रेट ऑफ इफ्यूजन वेरी कर रही थी, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस सी टी, ये कुछ आया था। एन टी कितने मोल्स अभी भी बचे हुए हैं? एन नॉट इनिशियल मोल्स। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें ना, डिफरेंशिएट, तो एन नॉट सी भी आ जाएगा, माइनस साइन को मैं इधर लेके आ जाता हूं। ये रेट ऑफ इफ्यूजन है, एन नॉट कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, तो रेट ऑफ इफ्यूजन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। ये रेट वर्सेस टाइम का कर्व प्लॉट कर रहा हूं। यहां से यहां क्या किया, डिफरेंशिएट किया मैंने इसको, तो रेट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। लेकिन अब यहां पर ए और बी के लिए अगर मैं कर्व बनाता हूं, तो बी की रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा है, तो बी ज्यादा स्पीड से डाउन होगा, और ए की रेट ऑफ इफ्यूजन जो है, ए की रेट ऑफ इफ्यूजन उसका कर्व ऐसा आएगा। तो एक टाइम आएगा जब ए और बी की रेट ऑफ इफ्यूजन बराबर हो जाएगी। टाइम आएगा जब ए और बी की रेट ऑफ इफ्यूजन बराबर हो जाएगी। तो जो बी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि ए और बी की जो डिफरेंस है, ए की रेट ऑफ इफ्यूजन और ये बी की रेट ऑफ इफ्यूजन, जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, तो रिलेटिवली ए की रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो बढ़ रही है। इस सेंटेंस को समझना, इसको यूं समझ लो, समथिंग लाइक दैट। सुनना मेरी बात को, आपके पास भी मान लो 10,000 रुपए है, मेरे पास भी 10,000 रुपए है, आप भी हर दिन उसमें से कुछ 200 रुपए खर्च कर रहे हो, मैं भी खर्च कर रहा हूं। एक दिन आएगा जब दोनों, समथिंग लाइक दैट, लेकिन धीरे धीरे रेट कम होती जा रही है, तो वो एक दिन आएगा जब वो बराबर हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है कि रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ए इंक्रीजेस विथ टाइम, मतलब दोनों का डिफरेंस कम होता जाएगा। इनिशियली आर ए अपॉन आर बी, इनिशियली बी की रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा है, तो आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे इफ्यूजन होगा, आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू बढ़ेगी। ये जैसे जैसे इफ्यूजन होगा ये बढ़ती जाएगी। हां बिल्कुल, मोल्स भी कम होंगे। सी स्टेटमेंट गलत है
कि बी की रेट ऑफ इफ्यूजन हमेशा ए से ज्यादा नहीं होगी। बी की रेट ऑफ इफ्यूजन एक टाइम आएगा जब ए से कम भी हो जाएगी, ये कट करेगा कर्व। तो सी ऑप्शन गलत है। Delhi, initially with equal molar ratio, rate of effusion of B is greater than that of rate of effusion of A, तो Delhi ऑप्शन सही है, Delhi सही है। आगे बढ़ो। फिफ्थ, फिफ्थ में अभी एक जगह प्रॉब्लम आएगी, रुको अभी होल्ड करो, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता आपको। फिफ्थ को अभी होल्ड करो, क्योंकि उसका ए ऑप्शन नहीं हो पाएगा, बाकी तो हो जाएंगे। ए ऑप्शन अभी मैं बताऊंगा तब करोगे, बाकी का तो फॉर्मूले हैं, देखो बाकी के ऑप्शन कर सकते हो। सिक्स्थ, होल्ड करो, सिक्स्थ भी होल्ड करो, उसका भी अभी आगरा वाला स्टेटमेंट नहीं हो पाएगा। बाकी के स्टेटमेंट बता देता हूं। सिक्स्थ का बॉम्बे, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी तभी बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन भी बढ़ेगी। सिक्स्थ का बॉम्बे, रेट ऑफ इफ्यूजन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। इसमें किसी को कोई डाउट? सी, रेट ऑफ इफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये तो गलत हो गया। ओहो, मीन फ्री पाथ अभी आपको नहीं पता। सिक्स का डेली भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मीन फ्री पाथ क्या होता वो नहीं पता। अच्छा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता ना अभी। होल्ड करो, होल्ड करो, फिफ्थ और सिक्स बाद में करेंगे। इधर आ जाओ, फिफ्थ और सिक्स बाद में करेंगे, छोड़ दो। सिक्स पर S2 पर आ जाओ, बोलिए डाउट बोलिए। S2 पर आ जाइए। हाँ जी, डाउट्स? ये ध्यान रखना, मेरे को एक गड़बड़ दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम ऊपर है ना? वैसे समझ जाओगे तुम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। बहुत सालों पहले बनाया था इस क्वेश्चन को मैंने, बहुत सालों पहले बनाया था। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कब बनाया था ये तो नहीं याद है, लेकिन हाँ। देखो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब अलग ही होता है। यहां का टेम्परेचर 300 केल्विन, यहां का भी टेम्परेचर T1 ही है, तो यहां का टेम्परेचर भी 300 केल्विन। यहां प्रेशर कितना है? 10। वॉल्यूम यहां 4 से 8,
देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है ए से बी, इसको मैं ए मार्क कर देता हूं, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ए से बी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1V1 इक्वल्स टू P2V2, वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, प्रेशर हाफ हो गया। P1V1 इक्वल्स टू, समझ में आ गया, ए से बी P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अब यहां का वॉल्यूम भी निकालना है, वो कैसे निकलेगा वो अभी देखेंगे, बट यहां पर कुछ डेटा दे रखा है 3, और यहां का टेम्परेचर कितना दे रखा है 600 केल्विन। अब देखना यहां वापस, यहां से यहां टेम्परेचर डबल हो रहा है, टेम्परेचर डबल, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, मोल्स तो कांस्टेंट ही है, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर डबल तो वॉल्यूम भी डबल, वॉल्यूम भी डबल, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, समझ में आ रहा है। तो यहां पर 8 तो यहां 16, टेम्परेचर डबल वॉल्यूम डबल। अब उसके बाद यहां प्रेशर 5, यहां प्रेशर 3, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर कैसे निकालोगे, सी से डी, सी से डी P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ये ध्यान रखना इनिशियल फाइनल से है, यहां से नहीं लेना देना। तो यहां पर 5, टेम्परेचर 600, प्रेशर 3, टेम्परेचर निकाल लो, कितना आ जाएगा टेम्परेचर यहां पर, तो ये 120, 120 यानी 360, तो यहां का टेम्परेचर 360 केल्विन, यहां का टेम्परेचर 360 केल्विन। अब और क्या निकालना है, इस पॉइंट पर बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहां पर अब प्रेशर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, ये लाइन ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है, तो इस पॉइंट पर ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं इस लाइन के लिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, P इस लाइन के लिए बात कर रहा हूं, इस लाइन के लिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी P1 अपॉन V1 इक्वल्स टू P2 अपॉन V2। तो यहां पर प्रेशर कितना है 3, वॉल्यूम है 16, यहां पर प्रेशर निकालना है P2 जो कि डिवाइडेड बाय 8, 3/2। समझ में आया क्या? इक्वेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, वो कर सकते हो, चाहो तो इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अगर आप इक्वेशन डिराइव कर रहे हो तब भी हो जाएगा, लेकिन स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। हाँ शिवांत कह रहा सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन, बेटा इसको वापस रिवाइंड करना, बाद में देख लेना। P2 के लिए मैं आपको बता दूं क्या किया है अलग से, P2 के लिए मैं बता देता हूं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये D पॉइंट है, ये P2 निकालना है ना, ये वॉल्यूम पता है 8, ये वॉल्यूम पता है 16, ये प्रेशर पता है 3, है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी एक इक्वेशन होगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, P इक्वल्स टू mv, लेकिन m तो फिक्स है, तो यहां पर मैंने और कुछ नहीं किया, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, कैसे भी लिखो बात वही है। तो ये वैल्यूज पुट कर दी, यहां से P2 निकल गया। एनी अपडेट रिगार्डिंग हार्ड कॉपीज? नहीं भाई। नेक्स्ट, जो नए स्टूडेंट्स है, देखो ये अभी आइडियल गेस तो बीच में चल रहा है,
तो थोड़ा मुश्किल है। रियल केसेस जब हम स्टार्ट करेंगे या तो वहां से अटेंड कर सकते हो या फिर नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा अच्छा है। तब तक आप स्टार्टिंग से देखो, जल्दी जल्दी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से लाइव देखना स्टार्ट करना। तब तक जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करो, पुराना लेक्चर्स देखो, होमवर्क करो, वो सारा पार्ट करते जाओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप लाइव देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा जा रहा है कि जो बलून है ना, देखो नॉर्मली मैं कहता हूं कि बलून के अंदर का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि हम मानते हैं कि बलून की स्किन बहुत थिन है। अगर बलून जैसे टायर ट्यूब होता है, उसके अंदर का तो प्रेशर बाहर से ज्यादा होता है। तो यहां पर जो बलून है उसके लिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे डायमीटर बढ़ रहा है उसका अंदर का प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है यहां पर, वर्ड बलून है लेकिन ये थोड़ा यूं कह दो थिक स्किन वाला बलून है, टायर ट्यूब की तरह है। जैसे जैसे इसका डायमीटर बढ़ रहा है, प्रेशर भी अंदर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो यहां पर P इक्वल्स टू के इंटू डी। और एक इंफॉर्मेशन है कि जब इसका डायामीटर 1 है, इनिशियली 1 मोल एयर एट 1 एटमॉस्फेयर, इनिशियल डायमीटर भी 1 है, तो यहां पर इनिशियल प्रेशर 1, इनिशियल डायमीटर भी 1, तो के की वैल्यू भी 1। मतलब एक चीज आप यहां पर कह सकते हो, न्यूमेरिकली प्रेशर इक्वल्स टू डायमीटर, प्रेशर इक्वल्स टू डायमीटर। तो यहां पर इनिशियली प्रेशर जो है 1, डायमीटर भी 1, फिर प्रेशर 3, तो डायमीटर भी 3, प्रेशर भी बढ़ रहा है, डायमीटर भी बढ़ रहा है। अब यहां पर क्या चेंज हो रहा है, बलून के अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है आप सोचो। तो बलून का प्रेशर भी चेंज हो रहा है, डायमीटर भी चेंज हो रहा है, यानी वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और मोल्स भी चेंज हो रहे हैं। यानी P1 V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन N2। इनिशियली प्रेशर 1, इनिशियली वॉल्यूम मतलब 4 बाई, डायमीटर की टर्म्स में वॉल्यूम पता क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। डायमीटर की टर्म्स में लिखूंगा तो D/2 क्यूब, तो ये 8 आ जाता है। तो ये यहां आ जाता है 1/6 पाई डी क्यूब। ये डायमीटर की टर्म्स में तो 1/6 पाई डी क्यूब। और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। इनिशियली मोल्स कितने हैं, 1। फाइनली प्रेशर कितना हो गया, 3। डायमीटर बी कितना हो गया, 3⁻3। तो क्या निकल जाएंगे, मोल्स। ये कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी। n इक्वल्स टू 27 इंटू 3, 81। फाइनली मोल्स कितने आ गए, 81। लेकिन एक मोल तो पहले था, तो मोल्स कितने डालने पड़े, 80। बेटा गोविंद ने पूछा सर ए और बी पर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे, मुझे लगता है पुराना कुछ थे। गोविंद देखो ग्राफ को, T1 लिखा हुआ है यहां पर और यहां पर भी T1 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ग्राफ में T1 दिखा गोविंद। ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा ये पूछा जा रहा कि ये बलून कैसे बस्ट करेगा, क्योंकि बलून के बस्ट करने की कंडीशन क्या है, या तो प्रेशर 7 हो जाए या वॉल्यूम 36 पाई मीटर क्यूब। वॉल्यूम 36 पाई मीटर क्यूब कब होगा, जब डायामीटर ये इधर चला गया, पाई से पाई कैंसिल, तो जब डायामीटर 6 हो जाएगा बलून फट जाएगा। और जब डायमीटर 6 होगा तो प्रेशर भी 6 होगा, 7 तक नहीं पहुंचा। यानी ये बलून जो है, जैसे ही प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर होगा, डायमीटर भी 6 हो जाएगा, और बलून उससे ज्यादा डायमीटर नहीं हो सकता क्योंकि उसका मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया। तो यहां पर बलून जो है वॉल्यूम के कारण पहले ही फट जाएगा। तो कब बलून फट जाएगा, जब डायमीटर 6 यानी प्रेशर भी 6 हो जाएगा। उसके लिए कितने मोल्स डालने पड़ेंगे, इस बार यहां प्रेशर 6 कर देना, डायमीटर 6 कर देना, यहां 6, यहां 6 की पावर 3, वैल्यूज बदल जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा 6 की पावर 4। नेक्स्ट
हाँ, डायमीटर से आंसर आएगा। और आगे बढ़िए। नेक्स्ट नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। Cl2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस Cl। एम एवरेज निकालो, एम एवरेज। सबसे पहले जो मिक्सचर है क्रिप्टन के रेस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ क्रिप्टन इज 1.16, 84 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर। क्या आ रहा है ये? मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर किसी ने निकाला क्या, जिसे हम और क्या बोलते हैं? एम एवरेज। एम एवरेज 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा। बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं। यहां से एम एवरेज आ जाएगा, एम एवरेज इक्वल्स टू 71 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। अल्फा के लिए सॉल्व कर सकते हो। वेरी गुड, 62.4। बहुत बढ़िया, 62.4 आ रहा है। कितना अच्छा लगता है जब ऐसे क्वेश्चंस करके आते हो ना। ऐसे क्वेश्चंस जब करके कोई आता है और जैसे ही कोई पूछता है आंसर बता। वेरी गुड। किस, एक तो कार्तिक ने आंसर लिखा है 62.4 या 62.8। हाँ, बहुत बढ़िया। देव बेटा फर्स्ट नहीं बता रहा, छोड़ दे, फर्स्ट खुद करो। क्वेश्चन नंबर 6, इसका थोड़ा डेटा मैंने कहीं और से क्वेश्चन होगा तो बदल दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि कंटेनर की लैंग्वेज, पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। 1 मोल ऑफ सॉलिड NH4Cl को हमने एक ओपन कंटेनर में डाला है। ओपन कंटेनर में डाल के फिर ढक्कन लगाया है, फिर ढक्कन लगाया, तो इसके अंदर तो एयर भी होगी भाई, एयर भी होगी। यानी कंटेनर के अंदर केवल NH4Cl नहीं है, कंटेनर के अंदर एयर भी है, जिसका प्रेशर ऑलरेडी कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। और ये सब किस टेम्परेचर पर है? 300 केल्विन। अब आपने इसको हीटअप कर दिया 600 केल्विन पर, तो एयर का प्रेशर जो 1 था वो कितना हो गया? 2 एटमॉस्फेयर एयर के कारण। और NH4Cl किस में टूट गया? NH3 प्लस HCl। इसके कितने मोल्स थे? 1 मोल। तो इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, तो इसके 2 मोल और आ गए। इसके 2 मोल के कारण प्रेशर कितना लगेगा? NR 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना हो गया? 600 केल्विन डिवाइडेड बाय 24.63। इसको ना ऐसे देखो, 300 इंटू 2, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसका प्रेशर आ जाता है 4 एटमॉस्फेयर। 4 एटमॉस्फेयर। अंदर का टोटल प्रेशर कितना हो गया? एयर के कारण 2, इसके कारण 4, टोटल प्रेशर हो गया 6 एटमॉस्फेयर। अंदर का प्रेशर हो गया 6 एटमॉस्फेयर, बाहर का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। अंदर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस कितना हो गया? 5 एटमॉस्फेयर। क्या लीड ओपन हो जाएगी? हो जाएगी। लिड विल ओपन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यस, विल बाउंस। लिड विल ओपन क्योंकि अंदर का 6 है बार। जिन्होंने एयर का काउंट नहीं किया उनका आंसर गलत आ जाएगा। मेन क्वेश्चन यहीं पर है, एयर का काउंट किया या नहीं किया। जिन्होंने एयर का काउंट नहीं किया उनका अंदर 4, बाहर का 1, डिफरेंस 3, तो उसके अकॉर्डिंग लिड ओपन नहीं होगी। फ्रैक्शन क्या होता है? वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए डन। बाकी O2 के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि अभी उसमें कुछ कुछ टर्म्स है। तो लास्ट क्लास में मैं मैक्सवेल की बात कर रहा था, मैक्सवेल की बात कर रहा था। मैक्सवेल की इक्वेशन 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 आर टी यू स्क्वायर इंटू डी यू।
और dn क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड u से u प्लस du के बीच में होगी, जिनकी स्पीड u से u प्लस du के बीच में होगी। अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे dy, ऐसे आप इंटीग्रेट करते हो तो dy को इंटीग्रेट करने पर y की वैल्यू आ जाती है, उसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आ जाएंगे। तो dn यानी यहां पर ठीक है वो साइन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड u से u प्लस du, ऐसे बोलोगे तो u से u प्लस du, अदरवाइज इंटीग्रेट कर दो 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, राइट। यहां तक हम कर चुके थे। ध्यान रखना इस चीज को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर मैंने आपको और क्या समझा दिया था कि दो एवरेज यानी एवरेज स्पीड भी हमने निकाल दी थी। तो एक तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आया था 8RT/πm, ये अर्थमेटिक में एवरेज है, एक तरह से अर्थमेटिक मीन है। और एक और फॉर्मूला हमने डिराइव किया था URMS, जिसकी वैल्यू आई थी √3RT/m। यानी देखा जाए तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी। किसका आंसर ज्यादा आएगा? URMS की वैल्यू U एवरेज से ज्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ 8/π है जो कि वैल्यू 3 से कम होती है। तो URMS की वैल्यू, बहुत बढ़िया, फॉर्मूला याद हो गया तो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो दिस इज मैक्सवेल, द मैक्सवेल इक्वेशन। हाँ, द मैक्सवेल इक्वेशन। अभी इससे बहुत कुछ जानना है। इससे लास्ट क्लास में एक इंफॉर्मेशन हमें पता चली थी कि एक कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती रूम टेम्परेचर पर, वो 1500 किलोमीटर पर आवर होती है। यानी एक कमर्शियल प्लेन से भी ज्यादा स्पीड से। कार, नॉर्मली कार चलती 50-60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 130 किलोमीटर पर आवर। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है 1500 किलोमीटर पर आवर से, यानी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वो छोटे बहुत होते हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है। अब कुछ तो आइडिया लग गया, यानी फायदा क्या हुआ। अब आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि एक कंटेनर में मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होती है। लेकिन ध्यान रखना, 1500 किलोमीटर ऑक्सीजन की मैं बात करूं या इस तरह, तो 1500 किलोमीटर पर आवर, 1700 किलोमीटर पर आवर, ये इनकी एवरेज स्पीड है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड इससे ज्यादा होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड इससे कम होगी। तो यानी कुछ की स्पीड तो इससे भी ज्यादा होती है, कुछ की स्पीड इससे भी कम होती है। लेकिन अब हमें थोड़ा और जानना है, एक कंटेनर के अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है ना, उनके बारे में हमें और कुछ जानना है। हमें उनके बारे में ज्यादा नहीं पता है। थोड़ा तो पता चल गया कि यार इनकी स्पीड अच्छी खासी होती है, लेकिन अभी हमें यह जानना है कि कुछ की स्पीड कम है, कुछ की स्पीड ज्यादा है। तो कितने मॉलिक्यूल की स्पीड कम है, कितने मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा है। लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 100 से 200 के बीच में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे या 200 से 300 के बीच में ज्यादा होंगे, राइट? ये भी तो जानना है। तो कैसे पता करें? या तो यहां से इंटीग्रेट करो, वो बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इस इक्वेशन से कुछ और जानना चाहते हैं तो उसका एक दूसरा तरीका, इस इक्वेशन को ना प्लॉट कर दो। ग्राफिकली अगर प्लॉट कर देंगे ना तो इससे बहुत कुछ दिखने लगेगा आपको। तो अब हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा चेंज करूंगा। यहां पर चेंज क्या करूंगा, एक तो ये जो n इधर है इसको यहां लिख लेते हैं। तो अब यहां पर बाकी एज इट इज लिख रहा हूं, u² 2RT u² इंटू डी। इसको क्या बोलेंगे? dn/n। dn किसी रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, dn किसी रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और n क्या है? टोटल पार्टिकल्स। किसी रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय टोटल पार्टिकल्स। तो इसे आप क्या बोल सकते हो? फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड u से u प्लस du के बीच में होगी। देखो, dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स, dn/n फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। dn इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, dn/n फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान रखना।
एक्चुअली क्या नंबर बहुत बड़ा होता है ना, dn की वैल्यू कभी 10 की पावर 10, कभी 10 की पावर 15, कभी 10 की पावर 17, तो इसीलिए यहां पर नंबर के बजाय फ्रैक्शन बोला जाता है जो थोड़ा छोटा आ जाता है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, dn या dn अपॉन n, अगर मुझे dn पता है तो मैं dn अपॉन n निकाल सकता हूं, और dn अपॉन n पता है तो मैं dn निकाल सकता हूं। तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, तरीका है प्रेजेंट करने का। लेकिन अब अगर हमें इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, अगर मुझे इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो ये जो du इधर दिख रहा है, इस du को भी मैं यहां लेके आ गया हूं, यहां पर वापस इसको सही सही लिख देता हूं dn अपॉन n, और इस du को भी इधर लेके आ गया। मैं अब एक कर्व प्लॉट कर रहा हूं जिसमें ये तो हमारा हो गया y, ये पूरी टर्म क्या हो गई y, और ये जो u दिख रहा है वो हमारा क्या है x। ये तो हो गया पूरा y, u क्या हो गया x। तो इसका मतलब ये सारी टर्म क्या हो गई कांस्टेंट, ये सारी टर्म क्या हो गई कांस्टेंट। अभी यहां से अब इसको भी हटा रहा हूं, ध्यान रखना ये पूरी टर्म फ्रैक्शन नहीं है, ये वाली टर्म क्या है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो अब मैं इसको तो लिख देता हूं y, ये टर्म क्या है m और t सब कांस्टेंट है किसी गैस के लिए, किसी टेम्परेचर पर c, e की पावर माइनस m u स्क्वायर 2RT, या x की टर्म में अगर मैं लिखता हूं m अपॉन 2RT एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये बेसिकली यूं समझ लो, ये कुछ इस तरह की इक्वेशन है, सम कांस्टेंट e की पावर माइनस अगेन सम कांस्टेंट, ये c डैश लिख देता हूं, ये c लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था, एक x और ये दूसरा, दो जगह x आ रहा है, दो जगह x आ रहा है, इस x के बढ़ने पर तो y बढ़ता है, लेकिन इस x के बढ़ने पर y की वैल्यू कम होती है, यानी x की वैल्यू बढ़ाने पर यहां से देखोगे तो y की वैल्यू बढ़ती है, यहां से देखोगे तो y की वैल्यू कम होती है। तो इसका जो कर्व आता है, अगर मैं आपसे कहूं इसका कर्व प्लॉट करो, तो ये कर्व कुछ ऐसा आता है, मतलब इनिशियली x बढ़ने पर y बढ़ रहा है, फाइनली वापस कम होने लगता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इनिशियली ये वाली टर्म डोमिनेट कर रही है और फाइनली ये वाली टर्म डोमिनेट कर रही है। इनिशियली, अरे भाई पावर लिख दो यार, गलती से हटा दिया, क्या है ऐसा। तो इनिशियली ये वाली टर्म डोमिनेट कर रही है, फाइनली ये वाली टर्म डोमिनेट कर, ये कर्व ऐसा होता है। तो यहां पर भी अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, अब मैं इस वाली चीज को समझाने के लिए क्या था, अब मैं यहां पर इसको ग्राफिकली प्लॉट कर रहा हूं, तो ये तो हमारा हो गया y 1 अपॉन du dn अपॉन n, ये तो पूरा y है, x एक्सिस पर u स्पीड जिसे आप कह सकते हो, ये कर्व कुछ ऐसे आता है। बहुत कुछ समझाऊंगा अभी आपको, याद कर लो, ये याद कर लो कि ये कर्व ऐसा आता है, यानी ये वैल्यू पहले बढ़ती है फिर वापस से कम होती है, ये याद रखना है। हाँ, सब कुछ जो दिख रहा है वही है बेटा, ये पूरा y है, ये पूरा y है, सब समझ में आ जाएगा, अभी चिंता मत करो। ये कर्व इस तरह से है। अब इस कर्व की इंपॉर्टेंस समझाता हूं आपको, इस कर्व की इंपॉर्टेंस समझाता हूं वन बाय वन करके, इसका क्या मतलब है वो समझा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, आपको पता है अगर कोई कर्व आप प्लॉट करते हो ना y वर्सेस x के बीच में, तो इसका मान लो ये कर्व कुछ ऐसा है, तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, ये वाला,
तो एरिया कैसे निकलता है? दिस एरिया इक्वल्स टू वाई डी एक्स। जहां से जहां तक x1 से x2, तो x1 से x2 इंटीग्रेट कर दो। ये पता है या नहीं पता है? बताओ पहले तो, क्या ये चीज पता है? एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने में अभी टाइम लगेगा, 7 लेक्चर्स अराउंड लगेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद रियल गैसेस करेंगे, फिर आएगा। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। फिजिक्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन करते हो। बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज आ चुकी होगी, झूठ मत बोलो। ये मत, अगर फिजिक्स नहीं पढ़ी तो अलग बात है, हाँ, नहीं तो फिजिक्स में बहुत बार आ चुका है ये। तो एरिया इक्वल्स टू वाई डी एक्स। समझ में आई मेरी बात? ये एरिया होता है ये वाला शेडेड पार्ट। ये शेडेड पार्ट निकालना है तो ऐसे कर सकते हो। जैसे मैं इसको ऐसे समझा दूं, अगर इस तरह की कोई लाइन है, ये इस तरह की कोई लाइन है, ये वैल्यू मान लो 2, ये वैल्यू है 3, ये वैल्यू है 6। अगर आपको ये एरिया निकालना है तो ये y, और क्योंकि y की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। y की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट y dx। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, और फिर लिमिट पुट करोगे 6 माइनस 3, तो ये आ जाता है 3 यानी 6। ये एरिया दिखा देता है। होपफुली इससे ज्यादा तो नहीं समझा सकता मैं। तो यहां पर हमारे केस में एरिया क्या होगा? तो वाई डी एक्स, और हमारा y क्या है? y क्या है? 1 अपॉन डी यू डी एन अपॉन एन, और dx क्या है? du। तो ये du कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आया यहां पर? dn अपॉन एन। मतलब क्या हुआ? समेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। अगर मैं यहां पर इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये चीज क्या है? ये क्या है? dn अपॉन एन, कहीं से, यानी समेशन मतलब जहां से कहां। जैसे एरिया में क्या होता है? एरिया में क्या होता है? x1 से लेके x2, x1 से लेके x2 एरिया, 1 से लेके 2 तक, 3 से लेके 6 तक। तो यहां पर ये क्या दे देगा? मान लीजिए आप इंटीग्रेट कर रहे हो 100 से 200 तक, तो 100 से 200 तक क्या दे देगा आपको? फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। 100 से 200 तक इंटीग्रेट किया तो 100 से 200 तक फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, 200 से 300 फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, यानी एरिया इक्वल्स टू फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब ये है कि अगर मुझे पता करना है कि 100 से 200, ये 100 है, ये या 10 ले लेता हूं, चलो ये 10, ये 20 और ये 30। तो ये जो एरिया है ये क्या बता रहा है? 10 से ऐसे पार्टिकल्स का फ्रैक्शन जिनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड के बीच में है। और ये एरिया क्या बता रहा है? ये एरिया क्या बता रहा है? ऐसे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जिनकी स्पीड 20 से 30 के बीच में है। बताओ कहां फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ज्यादा है? 10 से 20 या 20 से 30 के बीच में? जहां एरिया ज्यादा वहां फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ज्यादा, यानी वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा। देखो फ्रैक्शन और नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जैसे मार्क्स होते ना, मान लो किसी के 90% मार्क्स है, फ्रैक्शन में पूछोगे 90% का मतलब क्या है? 100 में से 90। इसको मैं फ्रैक्शन में भी बता सकता हूं, 100 में से 90 तो 1 में से 0.9, यानी परसेंटेज 90 मतलब फ्रैक्शन 0.9।
परसेंटेज 80 मतलब फ्रैक्शन 0.8, परसेंटेज 70 मतलब फ्रैक्शन 0.7, परसेंटेज विथ रेस्पेक्ट टू 100 होता है, फ्रैक्शन विथ रेस्पेक्ट टू 1 होता है। और ये पहली बार नहीं बता रहा हूं, ये मैंने अल्फा के टाइम पे भी बताया था, राइट? तो ये पहले भी बताया हुआ है फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, तो पहले भी आ चुका है। तो जहां एरिया ज्यादा वहां फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा। तो अब हमें थोड़ा दिखने लगा है, हमें थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है कि यार अगर मैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 इस तरह से, देखो ये तो रैंडम वैल्यूज है, 30, 40 इस तरह से लेता जाऊं, तो कह सकते हो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, एरिया यहां पर कम है, एरिया यहां पर भी कम है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड कम है वो भी कम है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है वो भी कम है, ऐसे मॉलिक्यूल ज्यादा है जिनकी स्पीड ना तो कम ना ज्यादा है। ये थोड़ा ग्राफ से दिख रहा है हमें, 10 से कम वाले कम है, 10 से 20 थोड़े ज्यादा हुए, 20 से 30, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ते ही जाएंगे, एक लेवल तक फ्रैक्शन बढ़ रहा है उसके बाद फिर वापस कम होता जा रहा है, फिर वापस कम होता जा रहा है। बिल्कुल वो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का, अब वो मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, नंबर का फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन। तो पहली चीज, इस ग्राफ का एरिया क्या बताता है? फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। और एक चीज मैं बता दूं, मोस्टली बुक्स में गड़बड़ है, इवन एनसीईआरटी में भी बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे यहां फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल लिख दिया जाता है, यहां फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल नहीं है, यहां dn अपॉन एन फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है बट डिवाइडेड बाय 1/du। एरिया फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है, वाई एक्सिस फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल नहीं है। जैसे इसको मैं ऐसे भी समझा दूं, ये वाई एरिया थोड़ी है, एरिया तो वाई dx होता है, ये एरिया थोड़ी है, ये तो वाई है, ये वाई है, एरिया निकालना है तो वाई इंटू डी करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन निकालना है तो वाई इंटू dx करना पड़ेगा। वाई एक्सिस पर फ्रैक्शन नहीं है, एरिया फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर मैं इसको 0 से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दूं तो सभी टोटल फ्रैक्शन ऑफ सम आ जाएगा। यानी यहां पर सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट आप कह सकते हो, टोटल एरिया निकालना है तो टोटल एरिया इज 0 से लेके इंफिनिटी, तो यहां तो सारे ही फ्रैक्शन आ गए, सारा ही आ गया होता, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये टोटल एरिया तो क्या होगा? 1 ही हो जाएगा, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन इज 1। तो इसीलिए टोटल एरिया यहां पर हमेशा 1 होगा, बिकॉज टोटल एरिया मतलब टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का सम करोगे तो अल्टीमेटली तो ये 1 ही आएगा, यानी टोटल एरिया इक्वल्स टू 1। थर्ड पॉइंट, एरिया में फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, तोड़ो मोड़ो मत दे बातों को, है ना। एरिया में फ्रैक्शन में मिलेगा, ये क्या वर्ड है? एरिया हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मुझे पता चल गया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल 0.2 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मुझे वापस उसको नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। ये लिमिट्स कैसे पुट करी? टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है तो मैं क्या करूं, क्योंकि एज पर मैक्सवेल मॉलिक्यूल की स्पीड 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। एज पर मैक्सवेल मॉलिक्यूल की स्पीड 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, यानी लाइट की स्पीड से ज्यादा भी हो सकती है मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए 0 से लेके इंफिनिटी तक मतलब 0 से 10 कितने हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो सभी मॉलिक्यूल्स का सम कर दूंगा तो n के बराबर ही आना है। वो तो n यानी सभी मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन करूंगा तो 1 के बराबर आना है, इसीलिए ये 1 आ जाएगा। राइट,
देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, सुनना मेरी बात को ढंग से। अब यहां पर एक टर्म और डिफाइन करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, एक चीज याद रखना कि हम ये तो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि ये कार की स्पीड 50 एग्जैक्टली है या 60 एग्जैक्टली है, हमेशा एक रेंज में आती है। जब आप बोलते हो इस कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो 60 के आसपास होती है, 70 किलोमीटर पर आवर तो 70 के आसपास होती है, +-1 कुछ भी सोच लो, उसके आसपास होती है। तो यहां पर भी लेट से मैं अगर बात करूं, ये एक स्पीड है और इस पर हाइट सबसे ज्यादा है, तो अगर मैं इसको बोला जाता है, डायरेक्ट मैं लिखता हूं यूएमपीएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से क्या मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यार यूएमपीएस +1, यूएमपीएस से यूएमपीएस +1, ये एक रेंज है। यूएमपीएस से यूएमपीएस +1 रेंज आ गई, डिफरेंस निकालोगे तो 1 का डिफरेंस आएगा। यूएमपीएस क्या है? ये है, मान लो ये भी कोई वैल्यू है U1, ये भी कोई वैल्यू है U2, तो बताओ U1 से U1 +1 और U2 से U2 +1, यानी रेंज हर जगह कितनी है? 1, मतलब विड्थ बराबर कर ली हमने। तो एरिया सबसे ज्यादा कहां आएगा? रेंज सब जगह बराबर है, जैसे 100 से 200 वाली बात थी, तो यहां रेंज कितनी है? 1, तो यहां पर भी विड्थ उतनी है, यहां पर भी विड्थ उतनी है और यहां पर भी विड्थ उतनी है। तो सबसे ज्यादा एरिया कहां आया? यहां आया, यानी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की स्पीड किस रेंज में है? किस रेंज में है? यूएमपीएस से लेके यूएमपीएस +1। अब वही वाली बात है कि इसको मैं रेंज बोलूं या कह दूं ये 1 तो बहुत छोटा है, तो कह सकता हूं कि इन सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड यूएमपीएस के बराबर है। सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड ऑलमोस्ट यूएमपीएस के बराबर है, यानी कंटेनर में ऐसे मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है जिनकी स्पीड यूएमपीएस के बराबर है। मतलब कंटेनर में से कोई एक मॉलिक्यूल अगर आप बाहर निकालते हो तो उसकी कौन सी स्पीड के चांसेस सबसे ज्यादा है? कौन सी स्पीड के चांसेस सबसे ज्यादा है? यूएमपीएस। इसीलिए इसे कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यानी मैं कहता हूं कि कंटेनर में एक मॉलिक्यूल पिक करो तो उसकी कौन सी स्पीड होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? ये, क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल इसी स्पीड से मूव कर रहे हैं, ज्यादातर मॉलिक्यूल इसी स्पीड से मूव कर रहे हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसीलिए इसे बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यूएमपीएस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी जहां, अब थोड़ा थोड़ा कहीं गड़बड़ होता है, बहुतों को क्या लगता है सर, इस मैं एक लाइन बोल सकता हूं, जहां हाइट ज्यादा वहां फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा, जहां हाइट ज्यादा वहां फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ज्यादा। तो ये लगता है सर हाइट मतलब हाइट ज्यादा तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ज्यादा, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल नहीं है, हाइट ज्यादा होने पर एरिया ज्यादा है, क्योंकि विड्थ फिक्स है, विड्थ फिक्स है तो हाइट ज्यादा यानी एरिया ज्यादा, तो इसीलिए हाइट ज्यादा मतलब एरिया ज्यादा। क्यों? क्योंकि रेंज फिक्स है, तो इसलिए सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल इस स्पीड से मूव कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन आता है ये यूएमपीएस की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं? यस, क्योंकि जहां यूएमपी, अब ये स्लोप जहां 0 होगा, मैक्सिमा कहां आएगा? मैक्सिमा कहां आएगा? जब ये स्लोप 0 होगा,
यानी जो मैक्सवेल की इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। तो देखो यू आर एम एस हम नहीं निकाल सकते हैं, यू एवरेज वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यू एमपीएस हम निकाल सकते हैं। और यू एमपीएस के लिए क्या करना पड़ेगा, यू एमपीएस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मैक्सवेल की इक्वेशन है इसे डिफरेंशिएट करना होगा, इसे डिफरेंशिएट करना होगा। यानी अगर किसी को यूएमपीएस निकालना है तो मैं y और ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं y लिख देता हूं। यानी ये तो हो गया मेरा y, ये मेरा हो गया पूरा कांस्टेंट है, सब मिला के c मल्ट, और फिर बाकी की, क्योंकि काम की जो टर्म है वो तो यही है। डिफरेंशिएट जब हमें करना तो हमें इसी से मतलब है। ये y पूरी टर्म आ गई। मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करना आता है इसको, क्या डिफरेंशिएट करना आता है? मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, थोड़ी सी बस हिंट दे देता हूं, ताकि बाई पार्ट्स डिफरेंशिएट करना होगा। एक बार u को तो इसको कांस्टेंट रखना होगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको कांस्टेंट रखोगे, और फिर उस डिफरेंशिएशन को क्या पुट कर देना, जीरो। और इसको जब जीरो पुट करोगे तो वो जो u आएगा दैट इज यूएमपीएस, दैट इज यूएमपीएस। वो आप करना, आंसर आ जाएगा √2RT/m। इस dy बाई डी यू को जीरो कर देना, ये आंसर आ जाएगा। और ये मैक्सिमा पर जो स्पीड है, जब y की वैल्यू मैक्सिमम है तो जो स्पीड है उसे हम क्या कहेंगे, यूएमपीएस। यूएमपीएस, ये भी आपने मोड वर्ड सुना, मीन मोड। मोड क्या होता है आपको पता है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली अपीयर होता है, कौन सा नंबर मोस्ट फ्रिक्वेंटली अपीयर हो रहा है, दैट इज मोड। एक तरह से ये मोड है, दिस इज मोड। कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स पजेस करते हैं, कौन सी स्पीड से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, दैट इज यूएमपीएस। प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएट करते वक्त, बिल्कुल। एक को कांस्टेंट मानो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले को डिफरेंशिएट करो। बिल्कुल सृजन, एग्जैक्टली बहुत सही करना सृजन, आप लोग मुझे पता कर सकते हो। अगर कुछ डाउट आएगा, नहीं होगा तो मैं करके भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे लगता है एक बार आप खुद करो, अगर किसी से नहीं होता है तो वो बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंशिएशन है। मेरी फिजिक्स भी बहुत अच्छी है क्या? देखो बेटा, अभी तो फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है, दैट आई एम श्योर। बाकी तो अब पता ही नहीं, ना फिजिक्स पढ़ाई ना बाकी मैथ्स पढ़ाई, तो अब तो यही ठीक। भाई ये किसने लिखा, वेदांत, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से पिक्चर में आ गया यार? चलो चलो चलो, तो यूएमपीएस समझना इस चीजों को थोड़ा सा, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में पढ़ा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि यू एमपीएस, यू एवरेज और यू आरएमएस का रेशियो बताओ। तो फिक्स है, वो फिक्स है। यू एमपीएस, यू एवरेज तीनों के फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले का रेशियो ले लो, आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ग्राफिकली यानी वैल्यूज अगर आप देखोगे तो सबसे कम वैल्यू आएगी यू एमपीएस की, उससे ज्यादा आता है यू एवरेज, यानी यू एवरेज यहां कहीं आएगा, और यू आरएमएस यहां आएगा। यू आरएमएस, यू एवरेज और यू एमपीएस। चाहो तो एक रेशियो लिख लो यहां पर, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, यू एमपीएस, यू एवरेज और यू आरएमएस। RT/m सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √2, √8/पाई और RT/m सब में कैंसिल आउट हो गया। ग्राफिकली इसको शो किया जाए तो यू एमपीएस, यू एवरेज और यू
RMS। इतना ज्यादा मैंने दूर दूर लिखा ताकि लिख पाऊं, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप देख सकते हो। ज्यादा यहां से यहां, यानी ये अगर 1 है तो यूं कह दो ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, और ये वैल्यू √3/2। है ना। तो यहां से इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये रेशियो वैल्यूज थोड़ी सी याद करनी होगी। ये 4 इसका भी 1.224 होता है, ये वैल्यू 1.224 और ये वैल्यू 1.73, नहीं देखना पड़ेगा, मुझे नहीं याद है, निकाल लेना एक बार, वैल्यूज निकाल लेना, राइट। तो यू एमपीएस। लेकिन अब यहां पर एक और चीज बता रहा हूं, ये जो हमने कर्व प्लॉट किया है ना, ये जो कर्व प्लॉट किया है, ये किसी पर्टिकुलर गैस के लिए किसी एक टेम्परेचर पर किया है। अगर मान लेते हैं कि मैं टेम्परेचर T1 से T2 कर देता हूं, तो वेरिएशन विथ टेम्परेचर, यानी एक कंटेनर के अंदर कोई गैस है और उसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। T1 की बजाय T2 पर कर्व प्लॉट किया है, तो मैं आपको यहां पर रिजल्ट्स बता रहा हूं जो याद रखने हैं। बाकी यहां पर वो तो वही 1/du dn/n, ये u। T1 टेम्परेचर पर कर्व कुछ इस तरह से है, दिस इज एट T1 टेम्परेचर, और हमें किस पर प्लॉट करना है, T2 टेम्परेचर पर। तो T2 टेम्परेचर पर कर्व कैसा होगा वो बता रहा हूं। ये T1 पर है, T2 टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कर्व कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाता है T2 टेम्परेचर पर। यानी एक तो ये जो पीक है, ये मैक्सिमा है, ये इधर शिफ्ट हो गया, लेकिन मैक्सिमम हाइट कम हो गई। मैक्सिमा इधर शिफ्ट हो गया, लेकिन मैक्सिमम हाइट जो है वो कम हो गई। लॉजिक भी मैं दे सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली देखो, ज्यादा याद रखो, ये ऐसे शिफ्टिंग होती है। ये इक्वेशन से ही आया और कहीं से नहीं आया, ये इक्वेशन से आया। इसका एक छोटा सा हिंट मैं दे देता हूं, इसका हिंट मैं दे देता हूं आपको कि ये कैसे आया है। dn/n इक्वल्स टू 4πm/2πRT u², u को मैंने पहले लिख दिया mu² 2RT। T2 इज ग्रेटर देन T1। कैसे, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, समझना इस चीज को। एक्चुअली यहां पर देखा जाए तो टेम्परेचर एक तो यहां इस वाले पोर्शन में भी अपीयर हो रहा है, और टेम्परेचर इस वाले पोर्शन में भी अपीयर हो रहा है। इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो, ये एक तरह से आपका y है, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो। सुनना मेरी बात, यहां से देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ने पर यह वैल्यू कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यहां से केवल देखता हूं तो यह वैल्यू कम होगी, तो y को कम होना चाहिए। लेकिन यहां से देखता हूं तो टेम्परेचर डिनोमिनेटर में माइनस साइन के साथ, देखो डिनोमिनेटर और माइनस, यूं कह दो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ने पर यह वैल्यू बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर यह वैल्यू बढ़ेगी, और इसको देखा जाए तो यह वैल्यू कम होगी। ये दो पार्ट्स हैं। अब लॉजिक ये है कि जब u की वैल्यू कम होती है, यानी इनिशियल पोर्शन में अगर आप देखो और फाइनल पोर्शन, दो पार्ट में, तो इनिशियली ये वाली टर्म डोमिनेट करती है और फाइनली ये वाली टर्म डोमिनेट करती है। तो अगर इनिशियल पार्ट को हमें देखना है, यहां पर देखना है कि क्या होगा, तो इस पर फोकस करो, इस पर फोकस करो, क्योंकि इनिशियली सब कुछ गवर्न इसके थ्रू हो रहा है, फाइनली इसके थ्रू हो रहा है।
फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दिख भी रहा है। इनिशियली यू बढ़ रहा है तो जैसे देखो यू बढ़ने पर वाई की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि ये वाली टर्म डोमिनेट कर रही है, और फाइनली यू बढ़ने पर ये वाली टर्म कम होगी तो वाई भी कम हो रहा है, राइट। तो यहां पर टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, T1 से T2 कर दिया टेम्परेचर, तो ये वाली वैल्यू इनिशियली यहां से देखो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये वाली वैल्यू कम हो गई। इनिशियली हम इससे डिसाइड करेंगे, यानी इनिशियली फर्स्ट पार्ट से, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, तो इनिशियली सब कुछ डिसाइड किससे होगा? फर्स्ट पार्ट से। फाइनली सब कुछ किससे डिसाइड होगा? सेकंड पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में टेम्परेचर बढ़ने पर y की वैल्यू कम होगी, नीचे आ गया, कर्व नीचे आ गया, और यहां पर टेम्परेचर बढ़ने पर y की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर चला गया। ये मैंने लॉजिक दिया है, याद करना चाहो याद कर लो, क्यों समझना चाहो ऐसे समझ सकते हो। ये लॉजिक भी दिया है मैंने, अदरवाइज तो देखो याद कर लो बात खत्म। बट कैसे आया है वो मैंने समझाने की थोड़ी कोशिश की है, उसका लॉजिक दिया है। यानी कुल मिला के टेम्परेचर बढ़ने पर यूं याद रखो कर्व फ्लैट होता जा रहा है, कर्व फ्लैट होता गया, पहले पीक ज्यादा थी और टेम्परेचर बढ़ाओगे कर्व और ज्यादा फ्लैट होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं फ्लैटनेस आ रही है, टेम्परेचर कम करने पर कर्व शार्प होता जाता है, शार्प होता जाएगा, यानी पीक और बढ़ती जाएगी और पीक बढ़ती जाएगी। ये वर्ड्स बोले जाते हैं, ये वर्ड्स बोले जाते हैं। बड़ा अच्छी लाइन लिखी किसी ने, सर एट एनी टाइम, टाइम नहीं टेम्परेचर, हर्ष ने सही कहा है, ये फ्लैट भी हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे फ्लैटनेस। और फ्लैटनेस का मतलब क्या है? फ्लैट, अगर कर्व ये फ्लैट हो गया ऑलमोस्ट, इसका मतलब क्या है? हर एक रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर हो जाएंगे। अगर ये कर्व फ्लैट हो गया तो 10 से 20 भी एरिया उतना ही, 20 से 30 भी उतना ही, 30 से 40 भी उतना ही। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे यूनिफॉर्मिटी आती जाएगी, यूनिफॉर्मिटी आती जाएगी, राइट। ये आप बोल सकते हो, वो एक अलग चीज हुई। लेकिन अभी यहां पर याद क्या रखना है वो भी बताता हूं। एक और चीज, अगर आप एक चीज नोटिस करो तो पहले यूएमपीएस की वैल्यू ये थी, यूएमपीएस एट T1 टेम्परेचर, और अब T2 टेम्परेचर पर यूएमपीएस की वैल्यू ये है। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर यूएमपीएस की वैल्यू बढ़ गई। वो तो ऑब्वियस है, कह सकते हो, बिकॉज यूएमपीएस का फॉर्मूला क्या है? √2RT/m। तो ये तो हम कह सकते हैं यस कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस यूएमपीएस इंक्रीजेस, इनफैक्ट यूआरएमएस, यू एवरेज सब बढ़ेगी। लेकिन एक और चीज आपने नोटिस की, हाइट कम हो गई, हाइट कम हो गई। यानी पहले जितने मॉलिक्यूल्स यूएमपीएस से मूव कर रहे थे, अब यूएमपीएस से उतने मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर यूएमपीएस तो बढ़ता है, बट फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, moving with UMPS decreases. Moving with UMPS decreases. एरिया कम नहीं होगा बेटा, एरिया हमेशा 1 ही रहेगा। यहां से एरिया कम हुआ तो इधर से बढ़ गया, एरिया हमेशा उतना ही रहेगा। एरिया कांस्टेंट है, एरिया 1 ही रहेगा। एरिया चेंज होगा ही नहीं, टोटल एरिया इज कांस्टेंट। कहीं से कम हुआ तो कहीं से बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। यानी क्या बताया मैंने? फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विथ यूएमपीएस डिक्रीजेस। क्यों? हाइट कम होती जा रही है, हाइट कम होती जा रही है। यहां बिल्कुल गोतमा ने एक बहुत सही लाइन लिखी, वेरी गुड। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है यूनिफॉर्मिटी आ रही है, यूनिफॉर्मिटी आ रही है। मॉलिक्यूल्स का रेंडमनेस और बढ़ रहा है। अब मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम भी ज्यादा भी, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा आ गए ना।
क्योंकि आपने और एनर्जी दे दी, और एनर्जी दे दी। सोचो आप, ज्यादा एनर्जी यानी और हीट देता जा रहा हूं, और हीट। तो ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा हीट दे दी तो ज्यादा स्पीड वाले बहुत ज्यादा हो गए, कम स्पीड वाले कम हो गए। लुक इट एट, ये परफेक्ट एग्जाम्पल। यानी आपने और हीट दी, फिर और हीट दी, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि ज्यादा स्पीड वाले बहुत ज्यादा हो गए और कम स्पीड वाले और कम। इक्वलिटी आ रही है, सब बराबर हो रहा है। रैंडमनेस, यूनिफॉर्मिटी, हीट देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, यूनिफॉर्मिटी आती जा रही। बराबर होता जा रहा कुल मिला के। है ना? ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो बताओ। ये याद रखना, ये लाइन अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए, अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए। कार्तिकेय समझ में आ रहा ना? बहुत बढ़िया, बस करते रहो बेटा। केशव, कॉन्फिडेंस आएगा, शीट सॉल्व करते रहो, कॉन्फिडेंस आता है। ये वेरिएशन विथ टेम्परेचर था। अब हम बात करते हैं वेरिएशन विथ मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास बदल दो, यानी अब हम एम बदल रहे हैं। दो अलग अलग गैसेस के लिए कर्व प्लॉट कर रहा हूं। दो अलग अलग गैसेस के लिए अगर हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं तो क्या होगा? तो यहां पर एक चीज आप देखिए, जब टेम्परेचर डिनोमिनेटर में तो एम ऊपर है, यानी टेम्परेचर और मोलर मास का इफेक्ट जस्ट उल्टा है। यहां एम ऊपर तो टी नीचे, ऐसे। तो टेम्परेचर बढ़ाने का जो इफेक्ट होगा वही इफेक्ट मॉलिक्यूलर मास कम करने का होगा, अपोजिट इफेक्ट होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर कर्व इधर गया तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने पर कर्व और शार्प हो जाएगा, इधर आएगा। उल्टा इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे कर्व फ्लैट होता जा रहा है, कर्व फ्लैट होता जा रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे तो कर्व और ज्यादा शार्प होता जाएगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने पर कर्व और ज्यादा शार्प होता जाएगा। यानी ये किसी गैस के लिए m1, किसी और गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास इससे ज्यादा है उसका ऐसे होगा m2, वेयर m2 इज ग्रेटर देन m1। यानी यहां पर कह सकता हूं एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज UMPS डिक्रीजेज, बट फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विथ इंक्रीजेस। उल्टा, जस्ट उससे पहले उल्टा। वहां टेम्परेचर बढ़ाने पर ये ऊपर, ये नीचे। मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने पर ये कम, ये ज्यादा। बेटा ऐसा प्रकाश कुछ टीमैक्स नहीं होगा, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, वो तो इन्फानेट टाइप्स भी आएगा कि टीमैक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जब वो एग्जैक्ट फ्लैट हो जाए, वो इन्फानाइट ही होगा वो तो। उसका लॉजिक ये है कि कहीं ना कहीं UMPS की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ ही रही है, तो वो इन्फानाइट ही होगा। एकदम फ्लैट कर्व इन्फानाइट पर होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट, मोलर मास का इफेक्ट। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। अगर मान लो मैं आपसे ये कह दूं, एक क्वेश्चन है, एक गैस है जिसका मोलर मास है 20, टेम्परेचर है 300 केल्विन, और एक और गैस है जिसका मोलर मास है 40, 600 केल्विन। इनका कर्व प्लॉट करना है। ये M1 और ये A और B दो गैसेस है, A और B दो गैसेस है। इसके लिए कर्व TA पर और इसके लिए कर्व
टीबी पर करना है, दोनों का कर्व प्लॉट करना है। पूर्णिम, परवेज, नक्षत्रा, हर्ष, सृजन, कुमकुम। मजा आता है, अब पढ़ाने में मजा आ रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि एक लाइन बोलता हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। ऑनलाइन वालों को, स्टूडेंट्स को, खासकर ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को भी, मैं भी जबरदस्ती बदनाम किया हुआ है। नहीं, सही बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं? कौन कहता है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती? कौन कहता है? नहीं, उनको बिठाओ, दिखाओ, तब समझ में आएगा कि लिखना पड़ रहा है। ये तो भैया बोलना नहीं है, लिखना पड़ता है, तब जाके ये स्पीड है। हम्म। देखो, फैक्ट है बेटा, पढ़ाई तो कहीं से भी हो सकती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। करनी खुद को पड़ती है, और जो नहीं करते वो कहीं नहीं करते, वो कहीं नहीं करते फिर। तो यहां पर आंसर सेम, ये भी डबल, ये भी डबल, दोनों का कर्व कौन साइड करेगा? एक ही आएगा। ए के लिए भी, बी के लिए भी, कर्व विल बी सेम, सेम फॉर बोथ। क्यों? इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो मैक्सवेल की इक्वेशन देखोगे तो सब कुछ वैसा ही वैसा। ये रेशियो m/t तो सेम है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। मजा आता देख देख के, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर इतने फटाफट मिलते हैं ना, खटाखट से आंसर मिलते हैं ना, इतने सारे आंसर, और एक का नहीं, बहुतों के मिलते हैं, तो बहुत मजा। राइट। तो याद कर लेना, देखो पॉइंट्स बना के, मैक्सवेल से रिलेटेड पॉइंट्स बना के याद कर लेना। हाँ बिल्कुल सही कहा, होगी ऑनलाइन में भी रैंक की तैयारी। बिल्कुल आएगी बेटा, बिल्कुल आएगी। बस होमवर्क करते रहो, कहीं कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। अभिनव बेटा, दो अलग अलग, एक बार इसके लिए कर्व प्लॉट किया, जब ये फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है। फिर इसके लिए कर्व प्लॉट किया, यहां पर भी टेम्परेचर और मोल और मास फिक्स है। जब मैं इसके लिए कर्व प्लॉट कर रहा हूं, एम और टी फिक्स है, इसके लिए कर रहा हूं तो फिक्स है। एक कर्व प्लॉट करते वक्त तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, यानी सेम फॉर बोथ। ठीक है, रेशियो वही रहना चाहिए। एम जिस फैक्टर से बढ़ा, अगर टेम्परेचर भी उसी फैक्टर से बढ़ा दिया, कर्व में कोई चेंज नहीं होगा, कर्व में कोई चेंज नहीं होगा। स्कूल वाले रोक रहे हैं रैंक लाने से, समझाओ बेटा, उनको समझाओ। समझाना पड़ेगा तुम्हें। रुपेश कह रहा, सर डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं। इतने तो डाउट पूछते हो मेरे से, इतने डाउट बताता हूं, इतनी बार बता देता हूं। कितने क्वेश्चन?
फिर भी कह रहे हो और कितने डाउट पूछोगे यार। 50% क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो मैं क्लास में बता देता हूं, फिर खुद भी कुछ करो उसके बाद भी डाउट रहेगा तो फिर तो डाउट ही डाउट रह जाएगा, फिर क्या मतलब है। चलो इसी में एक पॉइंट और आता है जो मैं बता देता हूं, एक और पॉइंट है, ये थोड़ा अजीब सा लेकिन ऐसे कर देते हैं। अगर कभी कभी रेंज बहुत छोटी हो ना, रेंज बहुत छोटी हो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां से पाई को बाहर निकाल दिया, पाई को मैंने बाहर निकाल दिया तो पाई की पावर 3/2 आ जाएगा, ई की पावर -mu² अपॉन 2RT। u² du। प्रकाश कैसे, क्यों नहीं, अगर एम और टी वैसे ही होगा तो कॉन्साइड तो करेगा ना। अगर रेंज बहुत छोटी है, इफ रेंज, यानी रेंज क्या है यहां पर डी यू, इफ रेंज इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो बिना इंटीग्रेट किए हुए भी आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। जैसे जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे ही वैल्यूज फाइंड, कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, जस्ट मैं हिंट दे रहा हूं, तरीका बताऊं, फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड बिटवीन 1000 टू 1001। तो अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, या तो आप इसे इंटीग्रेट करो, या तो इसको 1000 से 1001 तक इंटीग्रेट करो, वो तो सही तरीका है। बट सिंस रेंज इज वेरी स्मॉल, तो आप यहां पर u की जगह 1000 पुट कर दो और du की जगह 1 पुट करके, du कैसे निकला, इन दोनों का डिफरेंस 1001 माइनस 1000, ये रेंज है, ये 1 पुट कर, क्वेश्चन किया जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है। सिंस, तो फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड बिटवीन, तो du की जगह 1000, du की जगह 1, राइट, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा अलग तरह से क्वेश्चन, ये समझ में आया, du कैसे निकला, 1001 -1000, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अब बिना इंटीग्रेट किए हुए ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वैल्यू भी पुट कर सकते हो। इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं भाई, रजत कह रहा है कि सर एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का भी करवा दो। आपको मैं बताऊं ये इंटीग्रेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप आगे चल के मैथ्स में इंटीग्रेशन के हजारों क्वेश्चन करोगे, बट ये तो उससे भी अलग है, टफ है, जो कि अभी सिलेबस में ही नहीं है, 12th के जेईबी के सिलेबस में ही नहीं है, इसीलिए नहीं कर पा रहे, नहीं तो करवा देता मैं, नहीं तो मैं करवा देता। तो अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तो कैलकुलेशन वाला था, बिना कैलकुलेशन वाला दे रहा हूं। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स dn upon n having speed between umps to umps plus f of umps where f is very very less than 1, f की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पर u तो हमारा क्या हो गया, umps है ना,
और डी यू हमारा क्या हो गया, बताओ देखें, डी यू हमारा क्या हो गया। अगर मैंने ये रेंज दी है तो डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूर्णिम, वो यू को 1000 थोड़ा देखो, एग्जैक्ट पूर्णिम तो इंटीग्रेशन से ही आएगा, हम नियर बाई सॉल्व करने की बात करेंगे। नियर बाई थोड़ा जुगाड़ कर रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं आता, तो डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, दिस माइनस दिस, तो एफ इंटू यूएमपीएस। अब वैल्यू कितनी होगी, तो डी एन अपॉन एन 4 पाई, पाई की पावर 3/2 एम अपॉन 2 RT की पावर 3/2 ई की पावर -m/2 RT यू स्क्वायर, यू क्या है, यूएमपीएस, यूएमपीएस, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, यू स्क्वायर यानी 2 RT/m कैंसिल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर आएगा, यू स्क्वायर जिसकी वैल्यू भी 2 RT/m है ना, यू स्क्वायर इंटू डी यू जो कि क्या है एफ इंटू यूएमपीएस, और यूएमपीएस क्या है 2 RT/m की पावर हाफ। समझना इस चीज को, ये डी यू की जगह आया है, ये डी यू है, ये यू स्क्वायर की वैल्यू है, यू स्क्वायर की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, डी यू की वैल्यू है। समझ रहे हो, इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं क्या हुआ यहां पर, ये वैल्यूज पुट कर दी मैंने, ये यू स्क्वायर की जगह, ये डी यू की जगह, डी यू एफ ऑफ यू एमपीएस, एफ ऑफ यू एमपीएस है ना, चाहो तो यहां लिख देना एफ इंटू √2 RT/m, ये कट जाएगा, ई की पावर -1 या m अपॉन 2 RT की पावर 3/2, 2 RT/m की पावर 1+हाफ, तो ये पूरी टर्म ये इसके साथ कट जाएगी, यहां क्या बचेगा 4/√π, 4/√π, इधर क्या बचा e की पावर -1, और क्या बचा f, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। ना तो m की कोई टर्म है ना t की कोई टर्म है, सब कैंसिल आउट हो गई। मतलब ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, आंसर सेम आएगा। यानी फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, अगर सुनो मेरी बात, इस रेंज में फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स अगर आप निकाल रहे हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम सबके लिए बराबर, टेम्परेचर 200 300 400 500 तब भी बराबर, यानी इस रेंज में फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। ये पाई बाहर आ गया था बेटा, बाहर आ गया, बाहर आ गया ये पाई, इस रेंज में फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एक दूसरे क्वेश्चन से इसको समझा रहा हूं, एक दूसरा क्वेश्चन यहां पर बहुत चांसेस कम है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे फाइंड dN/n फॉर ऑक्सीजन at 300 Kelvin from UMPS to UMPS plus F of UMPS divided by 400 Kelvin from सब कुछ वो का वही UMPS टू UMPS प्लस F ऑफ UMPS। ये रेशियो बता सकते हो क्या, ये रेशियो बता सकते हो?
एक जगह ऑक्सीजन, दूसरी जगह नाइट्रोजन, 300, 400। यस, टाइम हो गया क्या? ओहो हो, मुझे लगता टाइम हो गया। कोई बात नहीं, बट मुझे पता है सब आंसर। नेक्स्ट क्लास में आते ही इसका आंसर लिखना, मैं नहीं बता रहा। सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं, एक छोटी सी चीज, एक दो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी उसकी, वो भी लिख लो। काइनेटिक एनर्जी पता है क्या होती? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर। राइट। अब कोई मॉलिक्यूल की स्पीड u1 है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो किसी की u1 किसी की u2, तो टोटल के लिए क्या करोगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी इस तरह से, तो एम यू टू स्क्वायर इस तरह से। तो यहां से हाफ एम कॉमन आ जाएगा, u1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू un। ठीक है, n पार्टिकल्स अगर है तो अप टू un। अब मैं क्या करता हूं, इसको n से डिवाइड कर देता हूं और n से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जैसे ही आपने इसको n से डिवाइड किया तो पता ये क्या हो गया? u आर एम एस का, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वायर। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। ये एक पार्टिकल का मास है और इनटू Na, तो ये एक मोल का मास हो जाएगा। तो यानी यहां पर ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू हाफ एम यू आर एम एस का स्क्वायर। और यू आर एम एस का फॉर्मूला हमें पता है, स्क्वायर तो 3RT/m, यानी m से m कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या यहां पर? n इंटू 3/2 RT। ये क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी कितने मोल्स की? n मोल्स की। मोल्स कितने? जितनी भी है n/Na, n मोल्स की, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, यहां तो टोटल काइनेटिक लिख दो, बट यहां लिख सकते हो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, तो क्या हो जाएगा? 3/2 RT। 1 मोल की, n मोल्स है, n से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल है 1 से। और टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल अगर पूछा है तो 1 मॉलिक्यूल के लिए किससे डिवाइड करेंगे? ये 1 मोल की है, 1 मॉलिक्यूल के लिए किससे डिवाइड कर दूंगा? एवोगैड्रो नंबर से। और ये जो R/Na, R भी कांस्टेंट, Na भी कांस्टेंट, इसको एक नए कांस्टेंट से लिख दिया जाता है जिसे हम लिखते हैं K से, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हाँ, बट इसकी वैल्यू अलग से नहीं याद रखनी है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मतलब R/Na, R/Na। यानी फॉर्मूले, ये तो डिराइव कर दिया। फॉर्मूले वाइज अगर मैं बात करूं, एक फॉर्मूला ये याद रखना, 1 मोल का, ये वाला 1 मॉलिक्यूल का 3/2 kT, और अगर n मोल्स है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देना, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स, तो n इंटू 3/2 RT। कैसे आया वो भी थोड़ा समझाने की कोशिश की मैंने, ये कैसे आया है।
होमवर्क, बस इतना ही है, फिर आगे करेंगे। ठीक है, हो जाएगा, आराम से करना। और एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, नेक्स्ट मंडे को मेरी क्लास नहीं है। हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो वेंसडे को होगी। ठीक है, वेंसडे को होगी। बाय बाय, थैंक यू।